लेखा की मां नरकदूत से चांद का तीसरा पत्थर लेकर उनकी शक्तियों के इस्तेमाल से आयशा के ठिकाने पर पहुंची। आयशा उसे वहां देखकर हैरान थी। लेखा की मां ने जैसे ही आयशा से चांद का आखिरी टुकड़ा मांगा, तभी आयशा ने हंसकर कहा, कुछ दिन पहले आती तो शायद दे देती, लेकिन अब वो पत्थर तुम्हें नहीं मिलेगा। लेखा की मां ने कुछ बोलना चाहा, तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो नकारात्मक शक्ति उसके आसपास ही हो। इससे लेखा की मां इतना तो समझ गई थी कि वो अशुभ शक्ति वहां मौजूद इंसानों में से किसी एक के अंदर है। उसने गौर से वहां के सभी इंसानों को देखा, लेकिन उसे समझ में नहीं आया कि वो शक्तियां किसके अंदर हो सकती है। वहां खड़े सारे लोग लेखा की मां को देखकर सोच रहे थे, ये ऐसे क्या देख रही है। लेकिन उनमें से सिर्फ राहिल समझ चुका था कि वो क्या सोच रही है। उसने कुछ कहना चाहा, पर उससे पहले लेखा की मां ने गहरी सांस लेकर आयशा से कहा, देखो आयशा, पागलपन मत करो। तुम नहीं जानती इन पत्थरों के गलत हाथ में पड़ने से क्या असर हो सकता है। आयशा ने कहा, ठीक है, ये रहा पत्थर तुम्हारे सामने। अगर इसे मुझसे हासिल कर सकती हो तो कर लो। लेखा की मां ने टेबल से उस पत्थर को उठाने के लिए जैसे ही अपना हाथ बढ़ाया, तो आयशा ने उसका हाथ पकड़ लिया। आयशा ने इतनी ताकत से लेखा की मां का हाथ पकड़ा था कि वो अपना हाथ आगे नहीं बढ़ा पा रही थी। आयशा ने झटके से लेखा की मां को पीछे की तरफ धक्का दिया। लेखा की मां ने उसे समझाकर कहा, आयशा, ये सही नहीं है। आयशा ने तुरंत कहा, मुझे पता है क्या सही है और क्या गलत। ये सारा ज्ञान अपनी बेटी को देना। चुपचाप निकलो यहां से। लेखा की मां ने सोचा, ये इतने आसानी से नहीं मानेगी। चाहे ये मेरा अंतिम युद्ध ही क्यों ना हो, मुझे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। एक बार फिर से लेखा की मां पत्थर की तरफ बढ़ी, पर इस बार आयशा ने उस पत्थर को उठाकर उसकी शक्तियों का इस्तेमाल करके लेखा की मां पर वार किया, जिससे उसकी मां जमीन पर गिर गई। इस बार लेखा की मां को गुस्सा आया, पर उसने दिमाग लगाकर सोचा कि इन पत्थरों को नष्ट करने के लिए इनका एक जगह पर होना जरूरी है। 3 पत्थर मेरे पास है और एक आयशा के पास। क्यों ना मैं यहीं उन पत्थरों को अभी ही नष्ट कर दूं। ये सोचकर लेखा की मां उठकर खड़ी हुई और उसने अपनी आंखें बंद करके उसके पास मौजूद तीनों पत्थरों को प्रकट किया। उसे देखते ही सारे लोग हैरान रह गए। राहिल ने फुसफुसाकर आयशा से कहा, हम तो यहाँ वहां इन पत्थरों को ढूंढ रहे थे, ये तो इसके पास ही है। ये देखते ही आयशा ने तुरंत कहा, अच्छा हुआ तुम खुद हमें पत्थर देने यहाँ चली आई। आयशा जानती थी कि वो लेखा की मां से नहीं जीत पाएगी, फिर भी उसने अपने पास मौजूद एक पत्थर से लेखा की मां पर वार करना चाहा। उसे देखते हुए आयशा ने अपना हाथ उठाकर लेखा की मां की तरफ किया। उसके ऐसा करते ही आयशा के पत्थर से सफेद रंग की एक किरण निकलकर लेखा की मां की तरफ गई। लेखा की मां ने अपने पास मौजूद उन पत्थरों से उसके वार को रोक लिया। उन पत्थरों से भी एक सफेद किरण निकली और जाकर आयशा के पत्थर की किरण से टकरा गई। लेखा की मां के सामने वो तीनों पत्थर हवा में थे और उन्हें देखते हुए लेखा की मां उनके आजू बाजू गोल गोल हाथ घुमाकर एक मंत्र पढ़े जा रही थी। आयशा को समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी मां क्या करने की कोशिश कर रही है। वो उस पत्थर की किरण से लगातार उस पर वार किए जा रही थी। उसका पूरा घर उन पत्थरों की सफेद रोशनी से भर चुका था। आयशा को लगा कि लेखा की मां शायद उन पत्थरों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। अब आयशा के हाथ का पत्थर उसके हाथ से छूटने लगा था। उसने चिल्लाकर राहिल से कहा, राहिल रोको उसे। उसके इतना कहते ही राहिल लेखा की मां के पास और उन पत्थरों को पकड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन लेखा की मां अपनी शक्तियों से उन पत्थरों को वहां पर स्थिर कर चुकी थी। राहिल के पत्थरों के पास हाथ ले जाते ही उसके शरीर में जलन का एहसास होने लगा। उसके मुंह से जोर से चीख निकली, आह! फिर भी राहिल ने हार नहीं मानी। आयशा अभी भी लेखा की मां पे वार किए जा रही थी। तभी लेखा की मां के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने उन पत्थरों के सामने अपने हाथ जोड़े और मन ही मन प्रार्थना करते हुए कहा, हे चंद्रवंशी देवता, इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आप मेरी बेटी की सदैव रक्षा करना। इतना बोलकर लेखा की मां ने अचानक से अपने दोनों हाथों को फैला दिया।
उसके हाथ फैलाते ही उन चारों पत्थरों से और तेज रोशनी निकली और वहां पर एक जोरदार ब्लास्ट हो गया। ये आवाज इतनी जोरदार थी कि पूरा घर गूंज गया। सब लोग उड़कर इधर उधर जा गिरे। कुछ देर बाद सबने अपनी आंखें खोलकर देखा तो लेखा की मां वहां पर नहीं थी, जहां पर वो खड़ी हुई थी। वहां चिंगारी के छोटे छोटे कण उड़ रहे थे। उसके बाद आयशा ने अपने हाथ में देखा तो वैसे ही कण उसके हाथ में भी थे और उसके हाथ से पत्थर गायब हो चुका था। आयशा ने फिर राहिल की तरफ देखा। उसका शरीर बेजान होकर जमीन में पड़ा हुआ था। पूरा शरीर काला पड़ चुका था। आयशा को समझ में नहीं आया कि लेखा की मां वहां से कहां गायब हो गई। तभी ब्रेन मैन ने धीमे से कहा, उसने चांद के पत्थरों के चारों टुकड़े नष्ट कर दिए। आयशा, तुम अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाओगी। अब भी वक्त है, सही रास्ते पर लौट आओ। आयशा निराश होकर वहां खड़ी हुई थी कि तभी उसके शरीर में एक झटका सा लगा। उसने अपने शरीर में कुछ बदलाव महसूस किया और उसके अंदर से आवाज आई, तुझ में तो पहले से ही शक्तियां हैं और मेरे तुझ में आ जाने से तू और भी ज्यादा शक्तिशाली बन गई है। अभी भी एक रास्ता है जिससे तू इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली इंसान बनकर यहाँ के लोगों पर राज कर सकती है। आयशा को समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। फिर भी उसने पूछा, क्या है वो रास्ता? उसके अंदर से आवाज आई, जहां मैं ले जा रही हूं मेरे साथ चल। अंदर से आवाज आते ही आयशा घर से बाहर निकल गई। मैग्नेट मैन और ब्रेन मैन हैरानी से आयशा को देखे जा रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो किससे बातें करते हुए घर से बाहर निकल गई। ये मास्टर की शक्तियां थी जो राहिल के अंदर से आयशा में आ चुकी थी, जिनसे बात करते हुए आयशा निकल गई थी। ढलती शाम में राहुल अपनी बाइक तेजी से उसी रास्ते पर चला रहा था जहां पहली बार उसका एक्सीडेंट हुआ था और वो नरकदूत की गुफा में पहुंच गया था। इस बार राहुल जानबूझकर वहां आया था ताकि फिर से उसका एक्सीडेंट हो और वो नरकदूत की गुफा में पहुंच जाए। तभी अचानक से उसने अपनी बाइक रास्ते में किनारे पर रोक दी। उसे देखते ही उससे कुछ दूर करण ने भी अपनी बाइक रोक दी। राहुल के मन में आ रहा था, वो जो करने जा रहा है उससे वो नरकदूत के पास नहीं पहुंचा तो क्या होगा, लेकिन मुझे सच भी तो जानना है। इसके लिए ये रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। ये सोचकर राहुल ने अपनी बाइक स्टार्ट की और उसे जोर से रेस देने लगा। करण ये सब कुछ देख रहा था पर वो राहुल के इरादों से अनजान था। जैसे ही राहुल ने देखा कि सामने से एक बड़ा सा ट्रक आ रहा है, उसे देखते ही उसने बाइक तेजी से आगे बढ़ाई। जानबूझकर अपनी बाइक उस ट्रक से हिली। ये देखते ही करण के पांव तले जमीन खिसक गई। वो तुरंत अपनी बाइक स्टार्ट करके राहुल के पास पहुंचा तो उसने देखा कि राहुल का सर फट गया है। पूरे रास्ते में उसका खून बह रहा था। रास्ते में आने जाने वाली गाड़ियों का जाम लग चुका था। कुछ देर बाद राहुल की आंख खुली तो उसने देखा कि वो नरकदूत की गुफा में उसके सामने खड़ा हुआ था। उसे देखते ही नरकदूत ने कहा, तुमने फिर से खुद को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया। राहुल ने गंभीरता से कहा, ऐसा करना मेरी मजबूरी थी। मुझे जानना है कि मेरी मां को किसने मारा है। उसके इतना पूछते ही नरकदूत ने हंसकर कहा, वो तुम्हारी असली मां थी ही नहीं, तो फिर उसके कातिलों का नाम जानकर क्या करोगे तुम? राहुल ने गहरी आवाज में कहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तुम सिर्फ उनके नाम बताओ। आखिर मेरी मां ने मुझे एक सगे बेटे से भी बढ़कर प्यार दिया है। नरकदूत ने गहरी सांस लेकर कहा, तुम जानना चाहते हो तो सुनो। ये सब उसने किया है जिसे तुमने अपनी मां के बाद सबसे ज्यादा प्यार किया। ये सुनते ही राहुल दंग रह गया। उसने हैरानी से कहा, आयशा ने ये सब किया? पर क्यों? नरकदूत ने तुरंत जवाब दिया, इसका जवाब तुम्हें खुद ढूंढना होगा। तुमने मुझसे कातिल का नाम पूछा, मैंने बता दिया। दुनिया में नई आफत आने वाली है राहुल, उन्हें तुम्हें ही रोकना होगा। लेकिन इस बार मैं तुम्हें पिछली बार की तरह शक्तियां नहीं दे पाऊंगा, इसलिए तुम्हें वक्त से पहले अपने शरीर में लौटना होगा।
क्योंकि इस वक्त तुम्हारे शरीर को रास्ते से उठाकर अस्पताल के लिए ले जाया जा रहा है। करण राहुल की बॉडी को एम्बुलेंस में रखवा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज रहा था। वो सोच रहा था राहुल ऐसा क्यों कर सकता है, आखिर ये सब चल क्या रहा है। तभी उसका फोन बजा तो उसने कॉल उठाकर कहा, सर एक बुरी खबर है, राहुल इज डेड। पोस्टमार्टम के बाद इसका और इसकी मां का अंतिम संस्कार करवा दिया जाएगा। अभी मैं इन एम्बुलेंस वालों के साथ राहुल के घर निकल रहा हूँ, वहां से उसकी मां की बॉडी उठानी है। उसके बाद मैं लेखा को ढूंढता हूँ, वो भी गायब है। इतना बोलकर करण ने फोन कट कर दिया। राहुल जब नरकदूत की गुफा में खड़ा हुआ था, ठीक उसी वक्त आयशा राहुल के घर के सामने खड़ी थी। तभी आयशा के अंदर से आवाज आई, खड़ी क्या है, अंदर जा। इस राहुल के घर में जब तू चांद का टुकड़ा ढूंढने आई थी, तभी मैंने महसूस कर लिया था कि इस घर के नीचे एक असीम शक्ति छुपी हुई है। आयशा को कुछ समझ नहीं आया। उसने अपनी अंदर की शक्तियों से पूछा, उस शक्ति को पाने के लिए मुझे क्या करना होगा? शक्ति ने आयशा से कहा, इस घर के नीचे एक बहुत बड़ा पेड़ लगा हुआ है, जिसकी जड़ में एक बीज है। तुझे वो बीज हासिल करना है। गहरी सांस लेते हुए आयशा आगे बढ़ने लगी। तभी ब्रेन मैन ने उससे कहा, आयशा मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन आयशा ने उसकी बात को अनसुना किया और राहुल के घर के अंदर घुस गई। मैग्नेट मैन भी उसके पीछे पीछे चल दिया और उन दोनों ने घर को तहस नहस करना शुरू कर दिया। मिनटों में वो घर सरपट हो गया और आयशा ने वहां एक गड्ढा खोद दिया। शक्तियों की बात सच थी। आयशा को जमीन के अंदर एक पेड़ दिखाई दिया। ये देखते ही उसके चेहरे पर एक मुस्कान बसर गई और उसने पेड़ की जड़ को खोदना शुरू कर दिया। उस पेड़ को खोदते हुए आयशा बोले जा रही थी, ये अंत नहीं, शुरुआत है। अब मैं सबसे शक्तिशाली बन जाऊंगी और इस दुनिया से बदला लूंगी जिसने मुझे ऐसा बनाया। आयशा एक साधारण सी लड़की थी। उसे अपने जीवन में ज्यादा कुछ नहीं चाहिए था। वो तो बस राहुल के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती थी। लेकिन किस्मत ने उसे उतना भी नहीं करने दिया, बल्कि उससे वो भी छीन लिया जो उसके पास था। वो तो पूरी तरह से इंसान भी नहीं बची। उसके पास अगर कुछ था तो उसकी शक्ति। आयशा अब उन शक्तियों को इस हद तक बढ़ाना चाहती थी कि उससे ज्यादा ताकतवर कोई भी ना हो। वो दुनिया पे राज करना चाहती थी, किसी भी कीमत पर। एक मास्टर के खत्म हो जाने से बुराई खत्म नहीं हुई, वो तो हमेशा रहेगी, अच्छाई की तरह ही। लेकिन बेहतर तभी होगा जब संतुलन बना रहे। जहां एक तरफ आयशा, माया, ब्रेन मैन बुराई की डोर पकड़े हुए थे, वहीं दूसरी तरफ अच्छाई को थामे हुए लेखा और राहुल की मां ने अपनी जान दे दी थी। राहुल और लेखा ने अपना जीवन दांव पे लगा दिया बुराई से लड़ने के लिए, और अब भी लड़े जा रहे हैं। क्या होगा उनका? क्या लेखा और राहुल दोबारा मिल पाएंगे? क्या राहुल अपने शरीर में वापस जा पाएगा? क्या शक्तियों के बगैर राहुल आयशा को रोक पाएगा? क्या होगा जब दो प्यार करने वाले एक दूसरे से टकराएंगे? क्या करेगा नरकदूत? इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए इंतजार कीजिए नरकदूत के सीजन 2 का। तब तक के लिए बने रहिए पॉकेट एफएम के साथ और अन्य कहानियों का भी लुत्फ उठाते रहिए। शुक्रिया।